हेलो फ्रेंड, द ज्ञानपुंज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के फॉर्म 15 जून से आपको स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जुलाई तक डेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कुछ बातों का संदेह है। ये संदेह क्या है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि करीब 1000 से 2000 आदमियों ने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आज आपको रजिस्ट्रेशन कब करें उनकी बात करूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें और साथ साथ में क्या पढ़ें, एससीईआरटी पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें, और 1 to 5 के कटअप क्या होंगे, संभावित कटअप क्या हो सकते हैं। इन सभी बातों पर आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कब करें, क्या अभी वेट करें, क्या अभी रजिस्ट्रेशन कर लेने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा देर आपको, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कुछ सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। क्या है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप जानते हो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको हड़बड़ करके नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? आपको हड़बड़ करके रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसमें ये है क्योंकि आप जिस कैफ़े वाले के पास जाते हो, कैफ़े वाले भी अभी ना कहीं तैयार नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा समझने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लें, क्या करें नहीं करें। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारे कागजात को आपको इकट्ठा कर लेना है। तो कौन कौन से कागजात आपको इकट्ठा करना है वो आप देख लो। तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो कागजात चाहिए उसमें सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपकी होनी चाहिए। अगर आपको आधार कार्ड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जो है पैन कार्ड होगा वो आपको होना चाहिए। दूसरा बात ये है जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है वो आपको होनी चाहिए। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्यों बोला कि रजिस्ट्रेशन थोड़ा रुक के करें, इसलिए कहा क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपके मान के चलो आपने रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाया और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाया वो अभी नहीं आया है और उसका जो है तिथि है जो आपको मान के चलो 5 दिन 10 दिन के बाद है, तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है। 5-10 दिन के बाद ही क्यों नहीं भरेंगे फॉर्म? क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको देखिए, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि कोई अगर आज भी अगर आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई करते हो तो 10 दिन में, यानी 10 कार्य दिवस लगते हैं उनको करने में। 10 दिन में आपके आ जाएंगे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। तो आपको कहीं ना कहीं हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो मैं पुराना वाला दे देता हूँ हड़बड़ी में, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर 1 साल के अंदर वाला है तो चलेगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर वाला नहीं है, ज़्यादा है, तो आपको नहीं नया बना लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है? क्योंकि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको 10 दिन में बनता है, तो क्यों नहीं आप बना लो, आराम से बना सकते हो। तो आप रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अगर आपका मान के चलो कि 1 तारीख तक को है या 23 को है या 24 को है, तो आप अगर तब आप 23-24 के बाद ही रजिस्ट्रेशन करो, तब फॉर्म अप्लाई करो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा बात क्या है कि अगर 10 दिन 15 दिन लोगों की भीड़ रहेगी, उसके बाद जो है लोग का भीड़ खत्म होगा, तो आपको जल्दी हड़बड़ाना नहीं कि हड़बड़ा करके कोई गलत स्टेप ले लो। आराम से आप जब जाओगे, क्योंकि अभी आप जाओगे तो कैफ़े वाले के पास भीड़ रहेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, और उस भीड़ में ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो आप भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो सकते हो। तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। कैफ़े वाले के पास कब जाना है मैं आपको बता दूंगा। रात को जाना है आपको। रात को उससे बात करेंगे, भाई आप कब फ्री रहते हो, तब आप कैफ़े वाले के पास जाओगे, आराम से खुद बैठोगे और दोनों मिल करके आराम से उस फॉर्म को अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाने के बाद कहीं ना कहीं माथापच्ची होगा, क्योंकि आपको जानते हो आपको समय भी नहीं है, फिर पढ़ना भी है, कि आप उसी चक्कर में आप रहते जाओगे, ये भी तो नहीं है। तो इसीलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो। मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड, रेसिडेंटल, उसके बाद अगर जिसके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट में जिसके पास जो नॉन क्रीमी लेयर, तो एनसीएल सर्टिफिकेट होगा। एनसीएल, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको जो है एनसीएल लगेगा। अगर आप ईबीसी हैं तब भी आपको एनसीएल लगेगा। जनरल वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी के लिए ओनली कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी के लिए आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। और जो है ओबीसी के लिए आपको, और ईबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर बनाना है, अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हो तो।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिए। ये जो डॉक्यूमेंट जो है, इस सबसे ज़्यादा जो परेशानी है इसी डॉक्यूमेंट में है। क्यों परेशानी है? क्योंकि आधार कार्ड में किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, आधार कार्ड में किसी का कहीं ना कहीं जो है सुधार करके नहीं आया है। तो अगर इस सब चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाइए, 5 दिन 6 दिन आप देख लो कि अगर कहीं ना कहीं जो आपका जो निर्गत करने की तिथि होगी वो आपको कहीं ना कहीं अगर 23 की, 25 की या 1 तारीख की होगी तो 1 तारीख को करवा लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप थोड़ा सा रुक जाओ। इसमें ये नहीं करना है कि चलो दूसरा कोई भर रहा है तो पुराना वाला लगा दे, 2 साल पुराना भी लगा दे, नहीं, थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि आप जब रेसिडेंटल आ जाएगा तो आप कर लोगे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में है। तो इस सब चीज़ को अगर आप मान के चलो, बहुत लोगों ने आधार कार्ड को सुदृढ़ करने के लिए दिया होगा। अगर आपका आधार कार्ड गलत है तो आधार कार्ड गलत है तो आपको कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आधार कार्ड की मैच्योरिटी होती है 25 से 30 दिन में वो बन जाता है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप 10 दिन 15 दिन पहले ही आधार कार्ड बना लिए होंगे। तो अगर 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं आधार कार्ड भी आपको सही होकर के आ जाएगा। तो आप जब सब कुछ सही हो जाए तब बनाइएगा। इसीलिए आप कम से कम 1 तारीख तक जो है, अगर आपका 1 तारीख तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। क्योंकि 1 तारीख तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके है तो जाइए तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाइए और कहीं ना कहीं अच्छे से करवाइए। क्योंकि कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अगर आपके पास लैपटॉप है, साधन है, तो आप अपना से करिए। एक चीज़ और, मोबाइल से करना मत करिएगा। क्योंकि मोबाइल्स में क्या होता है कि जो डेटा होते हैं ना, वो आपको नेट की वजह से प्रॉब्लम आपको आता रहेगा। तो मोबाइल से करने से बचें। और क्योंकि आप देखिए, क्योंकि मोबाइल से हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एक वेबकैम का यूज होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जिस व्यक्ति के पास आप कैफ़े में जाओगे तो उसके पास एक प्रॉपर अच्छा वाला वेबकैम कैमरा हो, ताकि आपका जो है वो अच्छा सा क्लियर से फ़ोटो खींच सके। क्योंकि धुंधला फ़ोटो होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो आधार कार्ड, रेसिडेंटल कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको होना ही चाहिए। उसके बाद मैं अगर बात करूँगा तो और आपको क्या, तो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इंटर के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और और उसके बाद डीएड या बीएड के जो है सर्टिफिकेट वो चाहिए। अगर आप मान के चलो कि आपकी योग्यता जो है वो 12th लेवल में है तो मैट्रिक और इंटर और डीएड का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपको नहीं देना है। अगर आपकी योग्यता मान के चलिए कि बीएड है तो आपको ऑनर्स का सर्टिफिकेट देना है, ऑनर्स का आपको सर्टिफिकेट देना है, प्लस जो बीएड का है वो देना है, वो लगा दोगे। अगर आप उसके बाद की बात कर लें, जो आगे है वो एमएड का भी लगा सकते हैं, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे वो आप कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार रखे हैं तो आपको फिर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि एनसीईआरटी, देखिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या फ़र्क है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि एससीईआरटी में जो बिहार से रिलेटेड चीज़ आपको दिया हुआ होगा। आप देखोगे, जैसे बिहार का आप हिस्ट्री देखोगे तो बिहार के हिस्ट्री में आपका जो लास्ट का जो सेकंड वाला है उसमें लिखा हुआ है कि बिहार के इतिहासकार, तो बिहार के दर्शनीय स्थल। तो आपको, अगर आप एससीईआरटी पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि आपको बिहार जो का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिहार से रिलेटेड बहुत चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एससीईआरटी में बिहार को कंबाइंड किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप, एनसीईआरटी में बिहार को कंबाइंड नहीं किया गया है, एससीईआरटी में बिहार को कंबाइंड किया गया है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में वैसे कंबाइंड है, लेकिन एससीईआरटी में कुछ ज़्यादा कंबाइंड करके किया हुआ है। जैसे मान के चलो कि अगर हम बात कर लेते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है छपरा का जो चिरांद, जो बिहार का जो चिरांद एक जो है जगह है, उसका चर्चा है। एनसीईआरटी में डीपली से नहीं है, लेकिन एससीईआरटी में थोड़ा सा डीपली से है। और उसके बाद जब हिस्ट्री की बात करोगे तो बिहार के इतिहासकार के बारे में जो है अच्छा से चर्चा है, बिहार के दर्शनीय स्थल के बारे में चर्चा है, बिहार की जीविका के बारे में चर्चा है। तो कहीं ना कहीं एससीईआरटी आपको बेटर रहेगा, वो पढ़िए 1 to 5 के लिए। एनसीईआरटी आपको कहीं ना कहीं उसको रेफरेंस में ले सकते हो, लेकिन एससीईआरटी आपका मेन फोकस आपका एससीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी आप उसको रेफरेंस में ले सकते हो कि अगर मान के चलो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरह से मैं देखूं, तो उसको आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी उसमें ले सकते हो। अब तीसरी जो बात आई कि 1 to 5 की कटअप क्या होगी, देखिए मैं इसको कटअप को मैं किसी दूसरे वीडियो में एनालिसिस करके मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप मोटा मोटी आप ध्यान में रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम का जो कटअप होता है वो कटअप 60% के अराउंड में घूमता है। अगर 60% के अराउंड में घूमता है, यानी अगर आप मान के चलिए कि आपके 4 ऑप्शन हैं
आपको दिए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है 0.33 मार्क कटेंगे आपके, ठीक है। तीन गलती पर 1 मार्क कटेंगे। तो आप समझ सकते हो नेगेटिव मार्किंग के थ्रू भी आपको कम से कम 60% नंबर, ये एक मिनिमम मतलब कैटेगरी है कि 60% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 72 नंबर आपको लाने होंगे। इसके ऊपर जो है आप जो कहीं ना कहीं चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है 1 to 5 में। अदर जगह की बात करेंगे तो उसका कटअप तो नीचा जाएगा ही, लेकिन इसमें 60% डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 प्रकार से आते हैं, एक होते हैं ईजी, एक होते हैं मॉडरेट, एक होते हैं हार्ड। तो अगर शुरुआती एग्जाम है, अगर क्वेश्चन ईजी दे दिया तो आपके कटअप 72 से प्लस जाएंगे। अगर क्वेश्चन मॉडरेट दे दिया तो आपके जो कटअप 60 प्लस जाएंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं हार्ड दे दिया तो आप समझ सकते हो जैसे ही हार्ड दे देगा तो बहुत लोग तो पास भी नहीं हो पाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्वेश्चंस का क्वेश्चन अगर इजी आएगा, कटअप आपका हाई जाना ही है। तो क्योंकि अगर मान के चलिए सिंपल सी बात आप सोच लो कि अगर क्वेश्चन ऐसे सिंपल में अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बिहार कब अलग हुआ, ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो अगर इस सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो जो भी टीचर है, जो पुराने टीचर भी हैं, उनको भी ये आइडिया है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, वो जानते हैं। सिंपल से पूछ लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कटअप तो हाई जाना ही है। अगर मान के चलो मैथ में क्वेश्चन अगर परसेंटेज के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पूछे जाएंगे, तो कटअप हाई होगा ही, इसको समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। कटअप ऐसा मान के चलिए कि 60% से ऊपर अगर आप लाते हो तब आप सेफ हो। 60% से नीचे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड है तो कहीं ना कहीं कटअप कम जाएगा, क्वेश्चन का लेवल लो है तो कटअप हाई जाएगा। इस चीज़ को समझिए। तो आपको कटअप की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसलिए लिख लिया कि चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर भाई सब कटअप करके ना एक तरह का लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो कटअप की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि कटअप अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि क्वेश्चन के डिपेंड के आधार पर भी कटअप का पता चलेगा। लेकिन आपको 3 चीज़ का पता होना चाहिए कि ईजी, मॉडरेट और हार्ड। अगर ईजी क्वेश्चन होगा तो कटअप हाई जाएगा, अगर मॉडरेट होगा तो थोड़ा सा लो जाएगा, 50 से 60% के आसपास, और अगर हार्ड हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत लोग तो पास भी नहीं कर पाएंगे। हार्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। हार्ड का मतलब होता है कि आपको कथन और कारण दे देगा। जैसे कि मान के चलिए स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो कहीं ना कहीं ये तभी बन पाएगा जब बच्चे को डीपली नॉलेज होगा। तो डीपली नॉलेज लेने के लिए समय चाहिए, और आपके पास समय नहीं है, आपके पास 2 महीने का समय है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ का आप टेंशन मत रखिए, क्या है नहीं है। आप आराम से SCRT पढ़िए और NCRT को रेफरेंस में लीजिए, और साथ में जो अदर जो बुक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं जो रिकमेंडेड करते हैं, जो आपको जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो बेटर है। और मेरा एक थोड़ा सा एडवाइस ये होगा कि आप चूँकि आप कहीं ना कहीं सीटेट किए हो, कंपटीशन में हो, तो मेरा मानना है कि आप वही चीज़ को ज़्यादा पढ़ें जो चीज़ पहले आप पढ़ चुके हो। जैसे मान के चलिए कि आप लूसेंट पढ़ चुके हो, तो लूसेंट आप पढ़ चुके हो, अगर आप एक बार और उसको अगर आप पढ़ते हो तो आप वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो एक बार उसको रिवीजन कर लो, क्योंकि उस चीज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगेगा। कोई जैसे मान के चलो जैसे मैं घटना चक्र पढ़ता हूँ, मेरी आदत है घटना चक्र पढ़ने की, तो मैं घटना चक्र ही पढ़ूंगा। कारण है क्या कि मैंने उनको पहले ही पढ़ा हुआ, तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, बस हमको हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आप पहले करे हो उसी चीज़ को अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उसका। तो रेफरेंस में आप SCRT यूज करो, रेफरेंस में NCRT यूज करो, और जो भी डॉक्यूमेंट है उस सब चीज़ डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखो। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देखिए, मैंने बता दिया है सीरियल नंबर और जो मार्कशीट नंबर, जिसमें कन्फ्यूजन होता है। तो जो सीरियल नंबर है वही मार्कशीट नंबर होता है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सीरियल नंबर मार्कशीट नंबर क्या है। और जहाँ तक बात है सर्टिफिकेट की, तो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। चलिए, हम समझ सकते हैं कि मैंने आपको जो जानकारी थी मैंने आपको बताई। और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों के पास जो है इन्फॉर्मेशन जा सके। धन्यवाद।